जय हिंद दोस्तों। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बारे में हमने स्टडी किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कोई भी हमारा एक सॉलिड स्फीयर है या कोई भी हमारा एक होलो स्फीयर है, तो इन दोनों स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर है उसके सरफेस पर किसी पॉइंट पर, या हमारा जो सॉलिड और होलो स्फीयर है उसके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इनका पूरा डेरिवेशन है वो हम सीखेंगे। फिर इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिनको हम सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताइए कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी फाइंड की थी। तो हमने देखा था कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, नेगेटिव साइन के साथ वर्क के बराबर था, है ना। यानी हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसकी नेगेटिव वैल्यू है वो किसके बराबर थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और ऐसा क्यों था, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूँगा। देखिए ये हमारी है अर्थ, धरती माँ, ठीक है। और इस अर्थ के सरफेस के ऊपर मान लेते हैं कोई भी एक बॉल है, कुछ भी है, एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है ना। अब इस m द्रव्यमान की इस वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी h ऊंचाई तक हमें लेकर जाना है। तो ये रही कोई h ऊंचाई, इस ऊंचाई तक इस द्रव्यमान को हमें लेकर जाना है। तो हमारे द्वारा जो किया जाने वाला जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि जो इसका इनिशियल कंडीशन के अंदर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी और इसकी जो फाइनल कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा हमारे द्वारा जो वर्क डन है, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताइए वर्क है वो किसके बराबर होता है। वर्क हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ना। तो किसी समय के ऊपर अगर हमारी बॉल है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर एक फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे mg के बराबर होगी। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट आप कहोगे अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे देखिए वर्क है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हो, एफ डी कोस थीटा के बराबर बोलते हो ना। तो यहाँ पर दोनों के मध्य एंगल कितना बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है 180 डिग्री का, बनना है ना। 180 डिग्री का एंगल बनना है तो कोस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, तो कोस 180 डिग्री आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ डी के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, अपना जो नेगेटिव वर्क डन के बराबर आ रहा है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब सेम ही इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी होलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद में हम देखेंगे किसी सॉलिड स्फीयर के लिए हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग लगा के लिखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू होलोस्फीयर। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक होलोस्फीयर है जिसका मास है कैपिटल एम और उस होलोस्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। इस होलोस्फीयर के सेंटर से किसी इनफाइनाइट दूरी के ऊपर कोई दूसरा मास रखा है जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इस स्मॉल एम मास को हमारा जो स्फीयर है उसके सेंटर से किसी आर दूरी पर इसको लाने में किया जाने वाला जो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, जब हमारा पॉइंट पी है वो स्फीयर के आउटसाइड है। तो आउटसाइड होने की कंडीशन में क्या होगा कि सेंटर से इस पॉइंट पी की जो दूरी है जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, ये स्मॉल आर किससे ज़्यादा होगी, हमारा जो स्फीयर है उसकी रेडियस से ज़्यादा होगी होगी ना, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। और हमारा जो वर्क है वो किसके बराबर होगा, वर्क बराबर होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा होगा ना। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी स्मॉल एम मास है इस स्फीयर के सेंटर से किसी एक्स दूरी पर मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और इस स्मॉल एम मास के ऊपर एक तो लग रहा है अपना यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एक मास दूसरे मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लगाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, टुवर्ड्स सेंटर होगी होगी ना। अब इस एफ फोर्स की वजह से हमारा जो स्मॉल एम मास है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, ये dx डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जब ये x दूरी पर मौजूद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्मॉल एम मास और हमारा जो कैपिटल एम मास है दोनों के मध्य जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो जरा बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपना जी, अब कैपिटल एम
स्मॉल m, और किसी समय दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, आप कहोगे x है, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर के बराबर हो गया। तो जरा मुझे बताइए वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, तो वर्क डन है वो अपना आ जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो फोर्स कितना है अपना जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा अपना डी एक्स। ठीक है, तो अपने द्वारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू ये आ गई। परंतु क्या ये टोटल वर्क डन है, नहीं, ये हमारा जो dx जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं उसकी वजह से वर्क डन है। तो इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे, dw करेंगे इसको, क्योंकि जब स्मॉल x डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तब कितना वर्क डन है, dw है। जब हम इनफाइनाइट से किसी बिंदु p तक उसको लेकर आएंगे तभी तो वो टोटल वर्क डन होगा। तो जरा मुझे बताइए टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड करेंगे इंटीग्रेशन। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन के अंदर हमारा स्मॉल m मास है वो था इनफाइनाइट के ऊपर, और किसी फाइनल पोजीशन के ऊपर ये आ जाता है p पॉइंट पर, यानी कि सेंटर से किसी r दूरी पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, आप कहोगे इनफाइनाइट से r तक वेरी करेगी, करेगी ना। अब बोथ साइड हम करते हैं इंटीग्रेशन और यहाँ लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो इधर वाली साइड तो आ गया w इक्वल्स टू, अब जी एम एम है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा अपना। अब 1/x² का इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आता है, -1/x आता है। ठीक है, और उसमें लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट टू r। तो मुझे जरा बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू आ जाएगी जी एम एम, और यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे, पहले ऊपर वाली रखी जाएगी तो -1/r आ जाएगी, और इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से टोटल जो वर्क डन है वो अपने पास में क्या आ जाएगा, जी एम एम बाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब यही तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -(G(m(m)/r)। अब आप देख रहे हो एक चीज, हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गई ना। तो इसलिए हमने वहां जब फॉर्मूला उसको ड्राइव किया था तो वहां पर हम नेगेटिव साइन दिखा देते हैं। ठीक है, तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना है। ये हमारी कौन सी कंडीशन आई है, जब हमारा जो स्फीयर है, स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पी के ऊपर हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अभी जरा इसी में देखकर बताइए कि अगर हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर हो, सरफेस पर होने की कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन लगा के लिखिए, सरफेस की कंडीशन के अंदर हमारी जो आर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसकी रेडियस कैपिटल आर के बराबर होगी। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -(G(m)m)/r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये आ गई अपनी इक्वेशन 2। तो थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि जब हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फीयर के इनसाइड हो, इनसाइड होगा तो उस कंडीशन के लिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मास एम है उसको इनफाइनाइट से हम स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके बराबर होगा, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, होगा ना। तो किसी समय मान लेते हैं इनफाइनाइट से हम पॉइंट पी तक लेकर आ रहे हैं, तो सेंटर से इसकी जो दूरी है वो दूरी किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है। तो आप क्या कहोगे कि स्मॉल आर है उसकी वैल्यू है कैपिटल आर से कम होगी जब पॉइंट पी हमारा स्फीयर के इनसाइड हो। ठीक है, अब जरा बताओ हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, तो वर्क डन है वो बराबर होता है हमारा अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो दोस्तों अभी सिंपली हमें जो फोर्स है उसकी वैल्यू रखनी है और इसे सोल्व करना है। तो अब जरा मुझे बताइए कि कोई भी एक स्फीयर है उसके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर जो अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर पढ़ा है कि कोई भी स्फीयर है जिसका मास m है तो उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी जीरो होती है। इसके अलावा अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू भी जीरो होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट होता है तो वहाँ पर जो इधर वाला जो पोर्शन होगा उसकी वजह से जो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर की तरफ होगी। और जो इधर वाला जो पोर्शन होगा उसकी तरफ से जो अप्लाई फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, अब अट्रैक्शन फोर्स है तो इधर वाली तरफ होगी। तो जो लेफ्ट साइड के अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है और जो राइट साइड में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, इक्वल वैल्यू है मैग्नीट्यूड के अंदर तो, और उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इस वजह से हम क्या कहेंगे जो रिजल्टेंट जो फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इसी कारण से स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो रहेगा। अब जरा मुझे सोच समझ के एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सिर्फ अपना जो स्फीयर है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हमारा जो फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो हमारा क्या यहाँ पर जो नेट जो वर्क डन है उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो देखिए इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला वर्क कौन सा होगा, इस स्मॉल एम मास को इनफाइनाइट से इस स्फीयर के सरफेस तक जो लाने में किया जाने वाला जो वर्क है, जिसको मैं W1 से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब एक बार हमारा जो मास m है वो इस स्फीयर के सरफेस तक आ गया, उसके बाद में इसको सरफेस से इनसाइड किसी P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है, जिसको मैं W2 से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो नेट जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2 होगा। तो दोस्तों हमारा जो W1 और W2 की वैल्यू क्या होगी, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं W2 की। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने स्टडी किया कि किसी स्मॉल एम मास को इनफाइनाइट से हमारा जो स्फीयर है उस पर स्थित किसी P पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, GMM अपॉन कैपिटल R, और साथ में क्या था, माइनस साइन था। ठीक है ना। अब बात करते हैं, जब हमारा जो मास m है वो स्फीयर के सरफेस पर आ गया, तो स्फीयर के अंदर किसी P पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है यानी कि W1 है उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं वर्क है वो किसके बराबर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट के लिए फोर्स है उसकी वैल्यू तो जीरो होती है, तो आप क्या कहोगे, हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। परंतु हमारा जो नेट जो वर्क है वो किसके बराबर आएगा, जो नेट जो वर्क है वो अपना आएगा W1 प्लस W2 के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस GMM अपॉन कैपिटल R के बराबर होगी। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी माइनस ऑफ GMM अपॉन R के बराबर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर निकले हैं कि कोई भी हमारे पास में एक स्फीयर है, उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू उसके सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू है अपनी U इक्वल्स टू माइनस GMM ऑन R। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इससे रिलेटेड हम ग्राफ है उसको भी समझ लेते हैं। तो ग्राफ को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, जब हमारा जो R है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो कैपिटल R से, यानी कि हमारा जो पॉइंट P है वो उस स्फीयर के आउटसाइड हो, आउटसाइड होगा तभी तो इस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा होगी। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब हमारा जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू बराबर हो कैपिटल R के, तो ये वैल्यू क्या शो कर रही है आपको, जब हमारा पॉइंट P है वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर हो, तभी तो अपना R है वो R के बराबर होगा। और थर्ड कंडीशन है वो क्या है, जब हमारा स्मॉल r है उसकी वैल्यू लेस देन हो कैपिटल R से, तो ये हमें क्या कंडीशन शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो पॉइंट P है वो स्फीयर के इनसाइड है। ठीक है, तभी हमारी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम होगी। तो अब जरा मुझे बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या निकाली अपनों ने। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारी वैल्यू रहती है माइनस ऑफ GMM अपॉन R के बराबर। सेकेंड कंडीशन क्या रहती है, U इक्वल्स टू माइनस ऑफ GMM अपॉन R के बराबर। और थर्ड कंडीशन में भी सेम ही रहती है, माइनस ऑफ GMM अपॉन R के बराबर। ठीक है, तो मुझे बताइए फर्स्ट कंडीशन के अंदर अपना u है वो किसके समानुपाती है, आप कहोगे u समानुपाती है 1/r के बराबर। और अपना जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है उसमें अपना GMM और r तीनों ही चारों ही एक कांस्टेंट संख्या है, तो यहाँ पर u की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ भी u की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ अपना जो फर्स्ट पोर्शन है उसके लिए ही जो u है यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, और साथ में यहाँ नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम ग्राफ है वो नेगेटिव साइड ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब जरा इसका ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस डायरेक्शन में तो हमारा रहता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U, और इस डायरेक्शन में हमारा जो डिस्टेंस जिसको मैं R से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब हमारा U है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हम इस वाली तरफ यानी कि नेगेटिव साइड के अंदर इसका ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। तो इस ग्राफ को हम थ्री पोर्शन में डिवाइड करेंगे। पहला जो पोर्शन रहेगा वो क्या है अपना R इक्वल्स टू R, इसके आगे वाला जो बनेगा वो R ग्रेटर देन R के, और इससे पहले वाला होगा वो R लेस देन R के लिए होगा। ठीक है ना, तो हम जानते हैं जब R की वैल्यू है वो कैपिटल R से कम हो या बराबर हो तब उस दोनों कंडीशन के लिए अपना जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू बराबर आएगी माइनस GMM अपॉन R। तो यहाँ पर जरा वैल्यू रखिए क्या आएगी, यहाँ पर अपनी वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है और किसके बराबर है अपनी, माइनस ऑफ GMM अपॉन R के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद में क्या होगा, हमारा जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरी करेगी, और किस हिसाब से करेगी, 1/r के हिसाब से करेगी। तो यहाँ पर 1/r के हिसाब से करेगी तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर इस पर नेगेटिव साइन और शो कर दीजिएगा, यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर क्या आ रही है, माइनस 1/r के बराबर आ रही है। तो इसका कुछ ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा अपना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है,
एक बार आईआईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है डायरेक्ट कि इन 4 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए सही होगा। ठीक है, अगर आपको इन फॉर्मूलों के बारे में पता था, इन वैल्यू के बारे में, तो वो ग्राफ है वो बड़े ही आसानी से आप टिक कर सकते थे। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं हमारा सॉलिड स्फीयर है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल एम और उसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, और इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से किसी इनफाइनाइट दूरी के ऊपर कोई एक स्मॉल एम मास है वो रखा है। ठीक है, इस स्मॉल एम मास को हमारा जो स्फीयर है उसके सेंटर से किसी आर दूरी पर इसको लाने में किया जाने वाला जो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। होगा ना, जरा बताइए इस पी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी। तो अभी उन्होंने ऊपर फाइंड किया ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन है वो अपना किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर के बराबर आएगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ पर होगी, जब हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फीयर के आउटसाइड होगा, यानी कि स्मॉल आर है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो कैपिटल आर से। ठीक है, अगर क्या हो, हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फीयर के सरफेस पे हो, सरफेस पर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर मौजूद हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर के बराबर। तो एक चीज आपने नोट की क्या, जब भी हमारे स्फीयर है, चाहे आपका होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, उसके सरफेस के ऊपर या किसी आर दूरी के ऊपर हमें पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो हम हमारे जो स्फीयर है उनको क्या है, एक पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी पॉइंट है वो हमारे या तो सरफेस के आउटसाइड हो या सरफेस के ऊपर हो, तो हम हमारी इस स्फीयर को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। परंतु दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी आती है जब हमें स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक स्फीयर है जिसका मास है m और उसकी रेडियस है r। ठीक है, और एक स्मॉल m मास है जो कि इनफाइनाइट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, इस स्मॉल m मास को इनफाइनाइट से उस स्फीयर के अंदर स्थित किसी p पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट p की इस स्फीयर के सेंटर से दूरी कितनी है, मान लेते हैं r है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे बताइए कि W1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इनफाइनाइट से हमारे स्मॉल एम मास को हमारे जो सॉलिड स्फीयर के सरफेस तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है W1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, हम कहेंगे माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर के बराबर। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बार हमारा जो स्मॉल एम मास है वो स्फीयर के सरफेस तक पहुंच गया है, तो इस एम मास को स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट तक हमें लेकर जाना है। तो यहाँ तक लेके जाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है जिसको मैं W2 से डिनोट करता हूँ, इस W2 की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड किया है किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो वहाँ हमने देखा था कि F है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जी एम एम एक्स अपॉन आर क्यूब, जहाँ x क्या है, इस पॉइंट P की जो अपना सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से दूरी। ठीक है ना, और ये वैल्यू अपनों ने किस तरह से फाइंड की, तो इसको मैं हल्का सा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए जब भी किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना हो, तो हम स्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझते हैं। ठीक है, एक तो पार्ट होगा जो पॉइंट P के ऊपर की तरफ होगा और एक पार्ट होगा जो पॉइंट P के नीचे की तरफ का होगा। तो जो पॉइंट P के नीचे की तरफ का जो पार्ट है उसका आपको मास मान लेते हैं अपना m डैश है। ठीक है, और जो पॉइंट P के ऊपर की तरफ का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, देख रहे हैं ना आप, तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वजह से यहाँ पर जो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशन फील्ड वो कितना लगता है, वो 0 लगता है। और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि देखिए ये आपको एक रिंग की तरह दिखाई दे रही है, बस उस रिंग की क्या विड्थ कुछ ज़्यादा है। तो हम क्या देखेंगे कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब यहाँ पर आप ग्रेविटेशन फील्ड देखेंगे तो यहाँ पर जो
इस पॉइंट के ऊपर जो इधर वाला जो मास है, इधर वाला जो मास का हिस्सा है, उसकी वजह से जो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, और जो इधर वाला जो पोर्शन है उसकी वजह से यहाँ जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, परंतु डायरेक्शन में अलग अलग होगा। उसकी वजह से जो नेट अपना जो इंटेंसिटी है या फील्ड है उनकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट पी के ऊपर जो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा वो सिर्फ इस एमडेस मास की वजह से लगेगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं किसी समय हमारा जो पॉइंट पी है वो सेंटर से एक्स दूरी पर मौजूद है, ये वाली जो दूरी है वो एक्स मान लेते हैं, और इस पॉइंट पी को हम डी एक्स और डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे द्वारा जो वर्कडन है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे जो वर्कडन है उसकी वैल्यू आ जाएगी अपना एफ डी एक्स के बराबर होगी। यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो फोर्स है वो हमारा बराबर होता है जी एम एम अपॉन आर स्केयर। तो यहाँ पर ये दूरी कितनी है, एक्स है, तो मैं यहाँ एक्स स्केयर लिखूंगा, और यहाँ अपना सीधा कैपिटल एम तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अपने स्फीयर ले रहे हैं उसका मास कितना है, एम डेस के बराबर है ना, तो इसको मैं एम डेस से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो वर्क है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डब्ल्यू इक्वल्स टू जी एम डेस एम, और साथ में आएगा अपना एक्स स्केयर, और फिर आ जाएगा अपना डी एक्स। अब यहाँ पर हम डी एक्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ वर्क डन देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जो नेटवर्क है वो आ रहा है? नहीं, यहाँ पर हमारा सिर्फ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको डी डब्ल्यू से डिनोट करूंगा, और ये अपना डब्ल्यू टू ही तो है, तो मैं इसको डी डब्ल्यू टू से डिनोट कर देंगे। तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे बताइए इस एमडेस की वैल्यू क्या होने वाली है, एमडेस की वैल्यू और बताओ जरा। तो देखो आप सब जानते हो कि यहाँ पर जो हमारा जो स्फीयर है इसका जो मास कितना है, आप कह रहे हो m है, इसका वॉल्यूम कितना है, आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ठीक है, यहाँ अपना जो स्फीयर है उसका मास कितना है, आप कहोगे m डेस है, यहाँ इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा जो 4/3 पाई आर क्यूब इस वॉल्यूम पर अगर मास कैपिटल M है, तो इसका जो यूनिट वॉल्यूम है उस पर मास कितना होगा, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो अब हमारा जो एमडेस मास वाला जो ये जो स्फीयर है इस पर मास किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहोगे 4/3 पाई एक्स क्यूब, इस वॉल्यूम पर मास है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे पाई आर क्यूब डॉट 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एमडेस के बराबर आ जाएगी। तो बोथ साइड जो करता है उसको काटेंगे, तो यहाँ एमडेस के अपने पास में फाइनल वैल्यू क्या है, एम एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना। इस एम डेस की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो अपने पास में जो डी डब्ल्यू टू है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे जी, अब यहाँ पर जी पहले स्मॉल एम लगा देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा एम, और यहाँ पर अपना आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब, और साथ में आ जाएगा डी एक्स। तो यहाँ भी जो करता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब है ये कटेगा अपना, ये कटेगा ना यहाँ से, तो अपने पास सिर्फ एक्स बचेगा, तो डी डब्ल्यू टू है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जी एम एम एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, साथ में आ जाएगा अपना डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बोथ साइड हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर जरा कीजिए इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो 0 से W2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना जी एम एम अपॉन आर क्यूब, ये तो कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ W2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, और साथ में एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक रखोगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो देखिए ये अपना स्फीयर है और पॉइंट पी अपना मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पी को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन है वहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और बाद में इसको जो लेकर जा रहे हैं वो कितनी है, स्मॉल आर है, तो यानी कि आर से आर तक यहाँ लिमिट वेरी करेगी करेगी ना, तो आर से आर की लिमिट यहाँ रखेंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, W2 की फाइनल वैल्यू, W2 की फाइनल वैल्यू अपने पास में आ गई जी स्मॉल एम कैपिटल एम आर क्यूब, और साथ में अपने पास में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए डब्ल्यू नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो डब्ल्यू नेट है वो बराबर हो जाएगा अपना W1 प्लस W2 के बराबर। तो दोस्तों ऊपर से W1 की वैल्यू और पुट कीजिएगा, W1 की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस जी एम एम अपॉन आर के बराबर, और W2 की वैल्यू है अपनी जी एम एम अपॉन आर क्यूब, और साथ में क्या है अपना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो अपने पास में जी एम एम है ये तो कॉमन आ गया ना, और साथ में अपने पास में देखिए -1/r है, तो इसको कुछ आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर
2r³ है उसको तो बाहर ले आइए और यहाँ पर आप लिखेंगे -2r² प्लस r² माइनस r²। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। इसको भी थोड़ा और सोल्व करेंगे तो W जो नेट है वो बराबर आ जाएगा Gmm/2r³ और साथ में अपना आ जाएगा r² माइनस 3r²। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो W की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, -Gmm/2r³। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा 3r² माइनस r²। तो ये हमारे पास में जो टोटल वर्क डन है उसकी वैल्यू आ गई। और टोटल जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अपना बराबर आ जाएगा -Gmm/2r³, साथ में आ जाएगा 3r² माइनस r²। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। किसके लिए आया है अपना, किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि R लेस देन R हो उस कंडीशन के लिए। ठीक है, अब जरा इनका ग्राफ है उनके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो ग्राफ के बारे में स्टडी करने से पहले हमने जो तीनों जो फॉर्मूले निकाले हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब हमारा जो पॉइंट P है वो स्फीयर के आउटसाइड हो तब उस कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, -Gmm/r के बराबर होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन जब हमारा जो पॉइंट P है वो अपना जो सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस पर हो तो उस कंडीशन में हमारा जो R है वो R के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आएगी, -Gmm/r के बराबर होगा। हमारी जो थर्ड कंडीशन है जब हमारा जो पॉइंट P है वो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो यानी कि स्मॉल r है वो लेस देन हो कैपिटल R के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, हमारी आ जाएगी Gmm अपॉन नीचे आएगा 2r³ और साथ में आएगा अपना 3r² माइनस r² के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा जो सेकंड कंडीशन के अंदर जो अपना पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि Gmm और R तीन चारों चीज़ें ही कांस्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन है उसमें अपना पोटेंशियल एनर्जी किसके समानुपाती है, -1/r के। ठीक है, जो लास्ट कंडीशन है उसमें किसके बराबर होगी, हमारे पोटेंशियल एनर्जी है वो समानुपाती होगी -3r² माइनस r² के बराबर। ठीक है ना, बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ वो किस तरह से बनेगा, तो ग्राफ को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसमें r इक्वल्स टू r है, सेकंड जो पार्ट है वो r लेस देन r है, थर्ड जो पार्ट है वो r ग्रेटर देन r है। तो हम जानते हैं जब r इक्वल्स टू r होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी हमारा यहाँ पर, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ -Gmm/r के बराबर होगी। ठीक है ना, अब ग्रेटर देन आर के लिए देखेंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी -1/r के समानुपाती होगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, u समानुपाती -1/r के बराबर होगी। अब जब r है वो लेस देन कैपिटल R के बराबर होगा तो उस पोर्शन के लिए कुछ ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन है जब हमारा जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी उस कंडीशन के लिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, -Gmm/2r³ और साथ में क्या आ जाएगा 3r² आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो कटता है उसको काटेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगा, -Gmm और साथ में आ जाएगा 3/2r के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो Gmm/r है उसका 3/2 यानी कि जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, मैं लिख देता हूँ -3/2 Gmm/r। यानी कि हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर के ऊपर जो अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी 3/2 होती है। कहाँ पर, सेंटर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो 3/2 टाइम्स है किसके, जो पोटेंशियल एनर्जी उसके सरफेस पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, सेंटर पर। जबकि हमारा जो होलोस्फेयर था उसके कंडीशन में क्या था, जो हमारा होलोस्फेयर के सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही उसके सेंटर पे थी, वही उसके हर एक पॉइंट पर थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं तीनों अपने को याद रखने हैं और इसके ऊपर भी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमें इन फॉर्मूलों के बारे में पता है, इस ग्राफ के बारे में आपने अगर पढ़ रखा है तो वहाँ आप डायरेक्टली इसे आंसर कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी तक जो अपनों ने स्टडी किया उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी हम इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। यानी कि जैसे जैसे हाइट है वो बढ़ती जाती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक स्मॉल एम मास है, वो स्टार्टिंग में कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे है। तो इस स्मॉल एम मास को हम इस अर्थ के सरफेस से किसी एच हाइट तक उसको ले जाते हैं। इस एच हाइट पर इसको ले गए, तो यहाँ एच हाइट पर ले जाने के बाद में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या चेंज आता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप सेम वैसा ही मानिए कि हमारा कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि अर्थ है वो तो एक सॉलिड है। तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम जानते हैं किसी भी सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ जी। ठीक है, अर्थ का मास है वो मान लेते हैं कैपिटल एम है, और इस अर्थ की जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कितनी है, आर है। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस स्मॉल एम मास को हम इस पृथ्वी की जो सरफेस है उससे एच हाइट पर ले गए, तो यहाँ पर अपनी जो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, आप कहेंगे अभी भी जी एम एम अपॉन आर होगी, परंतु यहाँ जो आर है वो क्या है, जो अपना अर्थ है, अर्थ के सेंटर से ये वाली जो दूरी होगी, और अर्थ के सेंटर से ये टोटल जो दूरी है यानी कि जो आर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे आर प्लस एच के बराबर होगी, होगी ना। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अपनी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, और यहाँ आर की जब वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा जी एम एम अपॉन, ये आ जाएगा आर प्लस एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। तो यू फाइनल है वो किसके बराबर होगा, वो यू फाइनल अपना ये वाला, तो वैल्यू पुट करते हैं माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन, ये अपना आ गया आर प्लस एच, और यू इनिशियल, यू इनिशियल अपना किसके बराबर है, ये अपना रखते हैं वैल्यू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। अब देखिए ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है वो आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे ना। तो अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, अपना जी एम एम है इसको कॉमन लिया अपनों ने, तो यहाँ पर आया माइनस ऑफ आर प्लस एच, और नीचे कितना आया अपना आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, जो करता है उसको हम काट देते हैं, तो यहाँ से देखिए आर से अपना ये वाला जो आर है वो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, एच बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, अपना जी एम एम, और साथ में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, आर इंटू आर प्लस एच आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने पृथ्वी का जो सरफेस है, सरफेस से जो ये एच हाइट मानी है, ये एच हाइट हमारा जो पृथ्वी का जो रेडियस है यानी कि जो आर है, आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी कि आर है वो बहुत बड़ी संख्या है एच के कंपैरिजन में, है ना। तो हम एच अपॉन आर है उसकी वैल्यू लगभग लगभग जीरो के बराबर मान सकते हैं क्या। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पृथ्वी से हाइट है आपने ले ली जैसे 20 मीटर ले ली, यानी कि हम इस एम द्रव्यमान को, स्मॉल एम द्रव्यमान को पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर लेकर गए, और पृथ्वी है, पृथ्वी की रेडियस कितनी है आप कहोगे 6400 किलोमीटर है। अब 6400 किलोमीटर की कंपैरिजन 20 मीटर वो तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से फिजिक्स में हम किसी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से जब डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू लगभग लगभग जीरो है वो मानी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस आर को बाहर निकालते हैं, क्या आ जाएगा, जी एम एम एच अपॉन, अब इस आर को अगर हम बाहर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आर स्केयर, और साथ में क्या आ जाएगा, वन प्लस एच अपॉन आर। तो यहाँ पे जो एच अपॉन आर है इसको हम लगभग जीरो के बराबर मानेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, जी, ये आएगा, जी को थोड़ा सुंदर बना के लिखें, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन आर स्केयर के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ग्रेविटेशनल एसिलेशन के बारे में तो पढ़ा है ना, तो ग्रेविटेशनल एसिलेशन वो किसके बराबर होता है, बताओ जरा, जी एम अपॉन आर स्केयर के बराबर होता है ना। तो क्या मैं यहाँ पर जी एम अपॉन आर स्केयर है इसकी जगह ग्रेविटेशनल एसिलेशन है वो लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर जी एम एच के बराबर आ जाएगा, जिसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू इक्वल्स टू एम जी एच के बराबर आ जाएगा। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया अपने पास में, ये अपना अर्थ है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है, इस अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर है। ठीक है, इस अर्थ के सरफेस पर हमने कोई भी एक स्मॉल एम द्रव्यमान रखा है,
ठीक है। और इस स्मॉल m द्रव्यमान पर हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू कितनी है, mg है। ठीक है। अब इस स्मॉल m द्रव्यमान को हम पृथ्वी से किसी h हाइट के ऊपर ले जाते हैं, किसी h हाइट के ऊपर ले जाते हैं। तो इस h हाइट के अंदर लेके जाने में हमारे द्वारा जो किया जाने वाला जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, उस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला जो फोर्स यानी कि mg और जो डिस्प्लेसमेंट h यानी कि mgh के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है। तो अभी आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर जो अपना mgh है वो तो पॉजिटिव है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो पॉजिटिव है, जबकि हमने इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है। तो यहाँ पर इस सिस्टम में जो टोटल जो वर्क डन हो रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास में एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल के तीनों किनारों के ऊपर मास m है वो रखे गए हैं। ठीक है। ट्राइंगल हमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की जो तीनों साइड है उनकी लेंथ है a है। ठीक है। इस सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये ट्राइंगल है उसके एक किनारे के ऊपर कोई एक m मास है वो मौजूद है। ठीक है। बाकी जो दोनों मास हैं वो अभी कहाँ है, इन्फानाइट के ऊपर है। ठीक है। इन्फानाइट पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम एक मास को इन्फानाइट से इस ट्राइंगल के इस दूसरे किनारे पर लेकर आएंगे। तो हमारे द्वारा इस m मास को इन्फानाइट से इस किनारे पर लाने के लिए जो वर्क डन है, जिसको मैं W1 से डिनोट करता हूँ, ये किसके बराबर होगा, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और यहाँ सिस्टम कौन सा होगा, यहाँ पर इन दोनों मास की वजह से जो सिस्टम बन रहा है उसके बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा क्या होगी, तो ये वैल्यू होगी अपना माइनस ऑफ जी। अब इसका मास भी कितना है, m है, g m m, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, आप कहोगे a है, तो यहाँ पर माइनस जी एम एम अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस तीसरे मास के लिए। तो इस तीसरे मास को इनफाइनाइट से इस तीसरे कॉर्नर पर लाने के लिए हमारे द्वारा जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो किसके बराबर होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इस मास को जब इनफाइनाइट से इस किनारे पर लेकर आएंगे तो एक तो हमारा जो पहले इस किनारे पर जो मौजूद मास है और एक जो इस किनारे पर जो मौजूद मास है, तो वो दोनों मास है अलग अलग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ना। तो पहले बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट मास है उसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है और उसकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है। तो इसको मैं W2 से डिनोट करता हूँ और W2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन ए के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों के मध्य की डिस्टेंस है वो ए के बराबर है। ठीक है। अब कुछ ना कुछ वर्क है वो अपना ये सेकंड मास है वो भी करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, और उसी हिसाब से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पर W3 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन ये आ जाएगा ए के बराबर। तो यहाँ पर जो नेट जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, अपना W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ 3 GMM अपॉन ए। ठीक है। अब एग्जाम में इतना तो टाइम अपने पास में होगा नहीं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम देखेंगे पेयर्स है वो कितने बनने हैं। तो पहला एक पेयर है वो यहाँ पर ये बन रहा है, सेकंड पेयर है वो यहाँ पर ये बन रहा है, थर्ड पेयर है वो यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है। जितने पेयर बनेंगे उतनी बार इनकी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने लेनी पड़ेगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि डाउट्स है वो आपके सारे क्लियर हो पाए। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है ए और इसके चारों कॉर्नर पर हमें रखे हैं स्मॉल m मास। ठीक है। और सिस्टम की हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर पेयर्स कितने बनने हैं। तो सबसे पहले एक पेयर यहाँ बन रहा है, ठीक है, सेकंड पेयर है वो यहाँ बन रहा है इन दोनों के मध्य, थर्ड पेयर है वो यहाँ इनके मध्य बन रहा है, ठीक है, और फोर्थ पेयर है वो अपना बन रहा है इनके मध्य। ठीक है। तो इन चारों के अंदर एक चीज़ तो कॉमन है, अपना जो मास है वो इक्वल है और दूसरा क्या है, मास के मध्य जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। तो इन चारों पेयर की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी आपके पास में या वो जो वर्क आएगा वो किसके बराबर आएगा, आप कहोगे माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन ए के बराबर आएगा। ठीक है ना। इसको मैं W1 से डिनोट कर देता हूँ। क्या पेयर इतने ही बनेंगे, आप कहोगे नहीं पेयर तो और बनेंगे। और कौन से पेयर बनेंगे, एक तो ये वाला पेयर बनेगा, ठीक है, और एक बनेगा ये वाला पेयर बनेगा। अब क्या इतने पेयर के अलावा कोई और पेयर बनेगा, आप कहोगे अब और तो नहीं बनेंगे। ठीक है, टोटल 6 ही पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर अपना जो पिंक वाला जो पेयर बन रहा है तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे यहाँ पर दोनों मास रखे हैं, ठीक है, और दोनों मास के मध्य की ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, जरा बताओ मुझे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है वो r के बराबर है। तो यहाँ पर अपने पास में एक ट्राइंगल बन रहा है ना आपके पास में,
ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये वाली लेंथ आपको ए दे रखी है और ये वाली भी लेंथ ए दे रखी है। तो जो आर है, आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे पाइथागोरस से आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, यानी कि आर है वो अपना अंडर टू ए के बराबर है ना। तो जरा इस वाले पेयर के लिए अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी है जिसको मैं W2 से डिनोट करता हूँ, ये किसके बराबर आ जाएगी? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर के बराबर आ जाएगी। और आर की वैल्यू कितनी है? अंडर टू ए है, ठीक है ना, अंडर टू ए ना। तो यहाँ पर जो टोटल जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? तो टोटल वर्क डन है, देखिए एक तो चार तो अपने पास में आएंगे व्हाइट वाले, चार व्हाइट वाले पेयर बन रहे हैं, ठीक है, और दो बन रहे हैं अपने पास में पिंक वाले। तो पिंक वालों के लिए मैं W2 से डिनोट कर रहा हूँ। तो वैल्यू जरा रखिए इनकी क्या आती है अपने पास में, वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा -4GMM अपॉन ए, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस ऑफ GMM अपॉन अंडर टू ए, ठीक है। इसको आप और आगे सोल्व कर सकते हो, क्या करेंगे यहाँ पर -GM² अपॉन ए है, इसको कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 4 प्लस अंडर टू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा हो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, हमें सिंपली क्या करना है, कितने पेयर्स बनने हैं वो हमें देख लेने हैं, ठीक है। अगर दोस्तों क्या होता है हमारे जो मास है वो अलग अलग होते, तो उस कंडीशन के अंदर में हम फाइंड कर लेते हैं हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें देखने हैं हमारे पेयर है वो कौन कौन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला पेयर देखिए, तो इन दोनों पेयर के लिए हमारा जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप कहेंगे माइनस ऑफ जी अपना M1 M2 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, जिसको मैं बोल देता हूँ अपना U12 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अपना M2 और M3 के मध्य कौन सी लगेगी? ये वाला पेयर बना, ठीक है। तो इसको मैं U23 से डिनोट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस ऑफ GM2M3 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा अपना ये वाला जो पेयर बना, तो इन दोनों पेयर की वजह से अपना जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U34 हो जाएगा, जिसको मैं माइनस ऑफ जी अपना M3M4 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर कह देंगे। इसके अलावा अपना ये वाला पेयर, ठीक है, इस पेयर की वजह से अपना जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इसको मैं बताऊंगा U41 से, और इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ GM4M1 अपॉन अपना आ गया ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा पेयर बन रहा है? ये वाला पेयर बन रहा है, और इस वाले पेयर की वजह से अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? इसको मैं U42 से डिनोट कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ GM2M4 बाई, अभी अपनों ने वैल्यू निकाली ना, अंडर टू ए, ठीक है। इसके अलावा कौन सा पेयर बन रहा है आपका? इसके अलावा हमारा जो पेयर है ये वाला, ठीक है। और इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ GM1M3 अपॉन अंडर टू ए, जिसको आप डिनोट कर सकते हो U13 से, ठीक है। तो हमारा जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? यू नेट है वो किसके बराबर आ जाएगी? इन सभी के जो ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, हमें सिंपली है पेयर देखने हैं और उनको सोल्व करना है। जैसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपको, एक हेक्सागोनल दे दिया आपको इस तरह का, ठीक है, इस तरह का हेक्सागोनल, क्या और भी बड़ा दिया जा सकता है, ठीक है, कोई भी तरह का हो, इनके मध्य की जो दूरी है वो सेम आपको ए दे रखी है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करोगे? जितने पेयर बनेंगे उतने सभी के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी है वो देखनी है। जैसे इन दोनों के मध्य कोई पेयर बना, इन दोनों के मध्य बना, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, ठीक है, जितने भी पेयर बन रहे हैं सभी के लिए होगा। इसके अलावा और कौन से पेयर बन रहे हैं? उसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत पेयर बनने हैं, मैं यहाँ डायग्राम में शो ही नहीं कर सकता आपको। ये इन दोनों के मध्य बन जाएगा, इन दोनों के मध्य बनेगा, इस प्रकार से इन दोनों के मध्य बनेगा, यहाँ इनके मध्य बनेगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ बात हुई सिर्फ एक मास के लिए। अब इसके बाद इसके सेकंड के लिए बात करेंगे, तो इनके मध्य पेयर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से एन पेयर बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उन सभी के लिए हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।